सुंदर नगर वाकई एक सुंदर राज्य था, जैसा उसका नाम था, पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ। लेकिन वहाँ के राजकुमार आर्यन को शिकार करने या तलवारबाजी से ज्यादा जंगल में घूमना पसंद था। उसे पेड़ पौधों, फूलों और नदियों से लगाव था। वो अक्सर ही पास के चंदन वन में चला जाता और घंटों वहीं बिताता। कभी किसी फूल को देखता, कभी नदी के पानी से खेलता। आहा, यहाँ कितनी शांति है। महल के शोरगुल से दूर यहाँ असली जीवन लगता है। एक दिन जब राजकुमार चंदन वन में एक झरने के पास अकेला बैठा था, उसने एक ऐसी लड़की को देखा जिसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। वो फूलों से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो उसके दोस्त हों और तितलियां उसके चारों ओर उड़ रही थीं। उसकी खूबसूरती और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ। उसने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। देवी, आप कौन हैं? मैंने आज तक इतनी सुंदरता और किसी को प्रकृति से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। आप फूलों से क्या बातें कर रही थी? मेरा नाम रोशनी है। मैं इन फूलों और इस झरने की दोस्त हूँ। हम एक दूसरे से अपने मन की बातें करते हैं। रोशनी, कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम यहीं इसी जंगल में रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तो परियों के देश से हूँ, लेकिन मुझे ये जंगल और यहाँ के भोले भाले जीव बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर यहाँ उनसे मिलने और खेलने आ जाती हूँ। परियों के देश से? सचमुच? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं सुंदर नगर का राजकुमार आर्यन हूँ। रोशनी, तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारी आंखों में देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी समझदार और नेक दिल लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और सुंदर नगर की रानी बनकर मेरे साथ चलोगी? राजकुमार आर्यन, मैं एक परी हूँ और आप एक इंसान। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक परी और इंसान साथ रहें? हमारे रीति रिवाज और हमारा रहन सहन सब अलग है। रोशनी, जब दो दिल मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई दीवार उन्हें अलग नहीं कर सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अपने लोगों से मिलने परी लोग जा सकोगी। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी दुनिया और तुम्हारे लोगों का हमेशा आदर करूंगा। बल्कि मैं तो तुमसे सीखना चाहता हूँ कि प्रकृति का आदर कैसे करते हैं, जैसे तुम करती हो। राजकुमार, अगर आप सच में ये वादा करते हैं कि आप हमेशा प्रकृति और मेरे लोगों का आदर करेंगे और मुझे कभी अपने घर परी लोग जाने से नहीं रोकेंगे, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी आंखों में सच्चाई दिखती है। मैं वचन देता हूँ रोशनी, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तुम सुंदर नगर चलोगी तो देखना, पूरा राज्य तुमसे कितना प्यार करेगा। राजकुमार आर्यन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो रोशनी को बहुत सम्मान के साथ अपने घोड़े पर बिठाकर महल ले आया। महल में सब रोशनी को देखकर हैरान थे। राजा विक्रम और रानी माया ने जब रोशनी से बात की तो वे भी उसकी सादगी, समझदारी और अच्छाई देखकर बहुत खुश हुए। बेटा आर्यन, तुमने तो हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। रोशनी जैसी अच्छी और नेक दिल लड़की हमारी बहू बनेगी। यह तो राज्य का सौभाग्य है। इसका स्वागत है। हाँ बेटा, रोशनी के आने से हमारे महल में जैसे चांद उतर आया है। इसकी आंखों में कितनी मासूमियत और सच्चाई है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। महाराज, रानी जी, राजकुमार ने सचमुच हीरा ढूंढा है। राजकुमारी रोशनी का स्वभाव बहुत निर्मल है। इनके आने से अवश्य राज्य का भला होगा। दूसरी तरफ मंत्री दुर्जन को ये सब देखकर जलन हो रही थी। वो खुद चाहता था कि राजकुमार किसी बड़े राज्य की राजकुमारी से शादी करे ताकि उसका दबदबा बढ़े। जंगल से उठा लाया एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को परी है या पता नहीं क्या है। इसमें ऐसा क्या है जो राजा रानी इतने खुश हो रहे हैं? मुझे इससे सावधान रहना होगा। कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से आर्यन और रोशनी की शादी हो गई। रोशनी के आने से सुंदर नगर में सचमुच बहार आ गई थी। उसने महल के सूखे पड़े बगीचों को
फिर से हरा भरा कर दिया था। वो महल के कर्मचारियों और दास दासियों से भी बहुत प्यार से मिलती थी। उसने अपनी खास दासी रमा को अपना दोस्त बना लिया था। राजकुमारी जी, आप तो बिल्कुल अलग हैं। इतनी बड़ी रानी होकर भी आप हमसे कितने प्यार से बात करती हैं, और ये बगीचे आपके आने के बाद तो जैसे इनमें जान आ गई है। रमा, इसमें अलग क्या है? हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, और ये पेड़ पौधे तो हमारे दोस्त हैं। इनकी देखभाल करना तो हमारा फर्ज है। रोशनी अक्सर बीमार पशु पक्षियों की देखभाल करती, उनसे बातें करती। राजकुमार आर्यन भी रोशनी से प्रकृति के बारे में रोज नई नई बातें सीखता और बहुत खुश रहता। राजा विक्रम और रानी माया भी रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। रोशनी ने सबको सिखाया कि कैसे छोटे छोटे जीवों का भी आदर करना चाहिए और बेवजह पेड़ नहीं काटने चाहिए। रोशनी, तुमसे शादी करके मैंने जाना कि असली खुशी महलों में नहीं बल्कि प्रकृति के पास रहने में है। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी रोशनी। प्यारे पति, ये धरती हम सबकी माँ है। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान रखेगी। हमें बस इसके नियमों को समझना है। इस तरह कुछ साल बहुत खुशी और शांति से बीते। सुंदर नगर और भी सुंदर और खुशहाल हो गया था। लोग रोशनी को देवी की तरह पूजने लगे थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अचानक सुंदर नगर पर एक अजीब सा संकट आ गया। बरसात होनी बंद हो गई। धीरे धीरे नदियां और तालाब सूखने लगे, खेत बंजर होने लगे और फसलें मुरझाने लगीं। राज्य में सूखे के हालात पैदा होने लगे। दरबार में रोज इसी बात पर चर्चा होती। सभी मंत्री परेशान थे। राजा विक्रम भी चिंतित थे। मंत्रीगण, यह कैसा संकट आ गया है हमारे राज्य पर। प्रजा पानी के लिए तरस रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमें जल्दी ही कोई उपाय सोचना होगा। महाराज, प्रकृति का मिजाज कुछ बदलता हुआ लगता है। हमें धीरज से काम लेना होगा और समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। शायद हमने अनजाने में प्रकृति का कोई नियम तोड़ा है। तभी मंत्री दुर्जन, जिसे रोशनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी, मौके का फायदा उठाने की सोचने लगा। रोशनी ने जब से रानी बनकर फिजूल खर्ची और जानवरों के शिकार पर रोक लगाई थी, दुर्जन जैसे मंत्रियों के ऐशो आराम में कमी आ गई थी। अब महाराज, मुझे तो लगता है जब से यह परी हमारे महल में आई है तभी से राज्य पर मुसीबतें आ रही हैं। जरूर यह कोई बुरा साया है। हमें पुराने रीति रिवाजों के अनुसार देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ और बलि देनी होगी, तभी यह संकट टलेगा। मंत्री दुर्जन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? रोशनी के आने से राज्य में खुशहाली आई है, मुसीबतें नहीं। इस सूखे का कारण कुछ और होगा। हमें बलि देने जैसा बुरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अमानवीय है और रोशनी इसके सख्त खिलाफ है। हाँ दुर्जन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रोशनी तो खुद प्रकृति की पुजारी है। वो भला राज्य का बुरा क्यों चाहेगी? रानी जी, मैं तो बस राज्य की भलाई की बात कर रहा हूँ। पुराने लोग कहते थे कि जब संकट आता है तो देवताओं को बलि से मनाया जाता है। हो सकता है यह परी ही अपनी जादुई शक्तियों से कुछ गड़बड़ कर रही हो। मंत्री जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इस राज्य को अपना घर मानती हूँ। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? बलि देना पाप है। हमें मिलकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। आर्यन और रोशनी ठीक कह रहे हैं। दुर्जन, हमें बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। शांति से समस्या का हल ढूंढो। लेकिन बेटा आर्यन, प्रजा बहुत परेशान है। पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। राज्य का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। राजकुमार आर्यन बड़ी मुश्किल में पड़ गया। एक तरफ राज्य को बचाने की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ रोशनी को दिया हुआ वचन था कि वो हमेशा प्रकृति का सम्मान करेगा। वो राज्य के कामों में इतना उलझ गया कि रोशनी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। कभी कभी दूसरे मंत्रियों और परेशान प्रजा के दबाव में उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ होते, जैसे पानी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ छोटे जंगलों को काटकर नए कुएं खुदवाने का आदेश देना। मेरे प्यारे पति,
आप राज्य की चिंता में इतने खो गए हैं कि आप अपना वादा भूलते जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों का पानी रोकने के लिए बांध बनाने की बात हो रही है। यही तो प्रकृति का अपमान है, जिससे मैं आपको हमेशा बचाना चाहती थी। रोशनी, मैं क्या करूं? तुम देख रही हो ना, लोग पानी के लिए कितने परेशान हैं, बच्चे प्यासे हैं। मुझे उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं मजबूर हूँ। शायद थोड़े पेड़ काटने से अगर लोगों की प्यास बुझ जाए तो ये जरूरी है। मजबूरी में हम प्रकृति को और बर्बाद नहीं कर सकते। इससे संकट और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। हमें मिलकर सोचना होगा। रोशनी महल में अकेलापन महसूस करने लगी। उसे अपना घर, परी लोक और अपनी सखियां याद आने लगे। उसे लगने लगा कि शायद उसी के कारण राजकुमार परेशान है और राज्य पर ये मुसीबत आ गई है। रमा उसे अक्सर समझाने की कोशिश करती। रानी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? आप तो इतनी समझदार हैं। राजकुमार जी भी परेशान हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। रमा, मैं जानती हूँ, पर मुझे डर है कि मेरी वजह से उन पर दबाव बढ़ रहा है। और ये सूखा, मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझसे कोई भूल हुई है। इसी मुश्किल समय में रोशनी ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम तारा रखा गया। तारा बिल्कुल अपनी माँ रोशनी जैसी थी, शांत, सुंदर और उसे भी पेड़ पौधों से लगाव था। बेटी के आने से रोशनी को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने सोचा वो अपनी बेटी तारा के लिए यहीं रहेगी और सुंदर नगर को इस संकट से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। वो हार नहीं मानेगी। एक रात जब महल में सब सो रहे थे और रोशनी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही थी, अचानक वहाँ एक तेज रोशनी हुई और परियों की रानी नीलिमा प्रकट हुई। रोशनी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी उदास और अकेली क्यों हो? पृथ्वी पर तुम्हारे अंदर का प्रकाश कम होता जा रहा है। तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है। परी रानी, आप यहाँ सब कुछ बदल गया है। राजकुमार अपना वादा निभाने में मजबूर हैं और राज्य पर भयानक संकट आया हुआ है। लोग दुखी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे डर है कि सब मेरी वजह से हो रहा है। रोशनी, याद रखो, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब नहीं जब तुम्हारा अपना वजूद ही खतरे में पड़ जाए। जहाँ वादे पूरे नहीं होते, जहाँ तुम्हारी नेक दिली का सम्मान नहीं होता, वहाँ एक परी का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी वापस परी लोक ले जा सकती हूँ। नहीं परी रानी, मैं अपनी बेटी तारा को और इस राज्य के लोगों को ऐसे मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इस राज्य को अपना माना है। मैं यहीं रहकर कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजूंगी। ठीक है रोशनी, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन बहुत सावधान रहना। तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया जा सकता है, खासकर उस चालाक मंत्री दुर्जन से बचकर रहना। ये लो, ये परी लोक का एक जादुई कमल का फूल है। इसे अपने पास संभाल कर रखो। जब तक ये पूरी तरह खिला रहेगा, तुम्हारी शक्ति बनी रहेगी और परी लोक वापसी का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अगर तुमने अपनी सारी शक्ति यही पृथ्वी के कामों में लगा दी और ये फूल मुरझा गया, तो तुम्हारी वापसी बहुत कठिन हो जाएगी, शायद नामुमकिन भी। परी रानी नीलिमा, वो चमकता हुआ नीला कमल का फूल रोशनी को देकर गायब हो गयी। रोशनी ने उस फूल को बहुत प्यार से छुआ और उसे एक छोटी सी संदूकची में संभाल कर रख दिया। अगली सुबह रोशनी ने पक्का इरादा कर लिया कि वो सुंदर नगर पर आए इस सूखे का असली कारण पता लगाकर ही रहेगी। उसने अपनी परी वाली समझ और प्रकृति के गहरे ज्ञान का उपयोग करने का फैसला किया। वो भेष बदलकर राज्य के दूर दराज के गांवों में गई। उसने बूढ़े किसानों से बात की, जैसे किसान काका से, जिन्होंने उसे पुराने जमाने की बातें बताई। रानी जी, हमारे बाप दादा कहते थे कि चंदन वन के बीच में एक बहुत पुराना और पवित्र तालाब है, जिसे अमृत सरोवर कहते हैं उसी सरोवर से पूरे सुंदर नगर की धरती को पानी मिलता था, पर सालों से कोई वहां नहीं गया। पता नहीं अब कैसा होगा।
अमृत सरोवर चंदन वन के बीच में। काका, क्या आप मुझे उसका रास्ता बता सकते हैं? रास्ता तो बड़ा कठिन है बिटिया, घना जंगल है, पर हाँ, पुराने नक्शों में शायद उसका जिक्र हो। आप महल के पुस्तकालय में मंत्री ज्ञानचंद जी से पूछना, वो पुराने जानकार हैं। रोशनी ने गांव की मुखिया राधा से भी बात की, जिसने बताया कि कैसे धीरे धीरे जंगल कम हुए और पानी की कमी बढ़ने लगी। रानी जी, जब से लकड़ियों के व्यापारियों ने बिना सोचे समझे जंगल काटने शुरू किए हैं, तभी से मौसम बदलने लगा है। पहले ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ता था। हमें प्रकृति का सम्मान करना ही होगा। रोशनी महल वापस आई और मंत्री ज्ञानचंद की मदद से पुराने नक्शे देखे। नक्शों और किसान काका की बातों से उसे यकीन हो गया कि चंदन वन के अमृत सरोवर के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। ये सूखा अचानक नहीं पड़ा है, जरूर उस पवित्र सरोवर को किसी ने नुकसान पहुंचाया है। मुझे वहां जाकर देखना ही होगा। लगता है किसान काका सही कह रहे थे। रोशनी ने तुरंत जाकर राजकुमार आर्यन को सारी बात बताई। प्यारे पति, मुझे पक्का यकीन है कि चंदन वन के बीच वाले पुराने अमृत सरोवर के साथ कुछ हुआ है। गांव के बुजुर्ग और पुराने नक्शे भी यही इशारा कर रहे हैं। हमें फौरन वहां चलकर देखना चाहिए। शायद वहीं इस सूखे का राज छुपा हो। तुम ठीक कह रही हो रोशनी। मुझे भी धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि पिताजी बचपन में उस चमत्कारी सरोवर की कहानियां सुनाते थे। हाँ, हमें कल सुबह ही वहां चलना चाहिए। मंत्री ज्ञानचंद जी, आप भी हमारे साथ चलेंगे? जरूर राजकुमार, जरूर रानी जी, मैं भी उस सरोवर के बारे में जानना चाहूंगा। बदकिस्मती से मंत्री दुर्जन ने छुपकर उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। वो मन ही मन डर गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रोशनी सफल हो और सूखे का कारण ढूंढ ले। अगर रोशनी ने समस्या हल कर दी तो राजा, प्रजा और राजकुमार की नजरों में उसका मान और बढ़ जाएगा और दुर्जन का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ओहो, तो यह परी अब जासूसी भी करने लगी। अगर इसने सचमुच उस सरोवर को ढूंढ लिया और पानी वापस आ गया तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। लोग मुझे झूठा समझेंगे और इस परी को पूजेंगे। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। इसे उस सरोवर तक पहुंचने ही नहीं देना है। अगले दिन सुबह जब राजकुमार आर्यन, रोशनी और मंत्री ज्ञानचंद चंदन वन जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मंत्री दुर्जन हांफता हुआ, घबराया हुआ सा दरबार में आया। महाराज, राजकुमार, अनर्थ हो गया। राज्य की उत्तरी सीमा पर डाकुओं के एक बड़े दल ने हमला कर दिया है। वे गांव को लूट रहे हैं। सेनापति जी भी वहीं पर हैं। उन्हें तुरंत आपकी मदद चाहिए। आपको फौरन सेना लेकर चलना होगा। क्या? डाकुओं का हमला इस समय? यह तो बहुत बुरी खबर है। ठीक है मंत्री दुर्जन, मैं सेनापति वीर सिंह की मदद के लिए अभी सेना लेकर जाता हूँ। ज्ञानचंद जी, आप यहीं महल में रहें। रोशनी, तुम भी महल में ही सुरक्षित रहो। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। लेकिन प्यारे पति, वो सरोवर, हमें आज ही वहाँ जाना था। मुझे लगता है। मैं जानता हूँ रोशनी, वह बहुत जरूरी है, पर अभी राज्य की और प्रजा की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। डाकुओं को रोकना होगा। मैं वादा करता हूँ, लौटते ही हम सबसे पहले सरोवर देखने चलेंगे। तुम चिंता मत करो। राजकुमार आर्यन तुरंत सेनापति वीर सिंह की मदद के लिए अपनी सेना लेकर सीमा की ओर तेजी से चला गया। रोशनी को शक हुआ। उसे लगा कि ये जरूर मंत्री दुर्जन की कोई चाल है ताकि वे लोग सरोवर तक ना जा सकें। डाकुओं का हमला, और ठीक उसी दिन जब हमें सरोवर जाना था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ये मंत्री दुर्जन की चाल तो नहीं? हो ना हो उसने राजकुमार को जानबूझकर यहाँ से दूर भेजा है। रोशनी ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसे सुंदर नगर को बचाना था। उसने अकेले ही अमृत सरोवर तक जाने का फैसला किया। मैं राजकुमार का इंतजार नहीं कर सकती। ना जाने उन्हें लौटने में कितना समय लगे। मुझे आज ही सच्चाई का पता लगाना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अकेले ही उस सरोवर को ढूंढूंगी। रमा, तुम मेरा इंतजार करना और किसी को बताना मत। पर रानी जी, अकेले जंगल बहुत घना है और खतरनाक भी। तुम मेरी चिंता मत करो रमा, जंगल मेरा दोस्त है। मैं रास्ता ढूंढ लूंगी।
रोशनी चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से निकल गई और अकेले ही चंदन वन की ओर चल पड़ी। जंगल सचमुच बहुत घना और अनजान था, लेकिन रोशनी को पेड़ पौधे और हवा जैसे रास्ता दिखाते जा रहे थे। वो बिना डरे आगे बढ़ती रही। काफी देर चलने के बाद घने जंगलों के बीचों बीच वो आखिरकार उस प्राचीन अमृत सरोवर तक पहुंच ही गई। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। सरोवर लगभग पूरा सूख चुका था और जहाँ से पानी का मुख्य सोता निकलता था, उस जगह को किसी ने जानबूझकर बड़े बड़े भारी पत्थरों और मिट्टी से बंद कर दिया था। ओहो, तो ये बात है। ये सूखा अपने आप नहीं पड़ा, इसे पैदा किया गया है। किसी ने जानबूझकर पानी का ये जीवन देने वाला रास्ता रोक दिया है ताकि राज्य में तबाही मचे और लोग परेशान हो। ये काम जरूर उसी दुष्ट मंत्री दुर्जन का है। उसे पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। कितना नीच है वो। रोशनी ने अकेले ही उन भारी पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उस अकेली ताकत से हिल भी नहीं रहे थे। उसने सोचा कि वो अपनी परी वाली जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। वो इस समस्या का हल इंसानों की तरह मेहनत से निकालना चाहती थी, ताकि लोग प्रकृति की शक्ति के साथ अपनी मेहनत का महत्व भी समझ सकें। उसने आसपास मौजूद जानवरों, भालू, बंदरों, हिरणों, खरगोशों को अपनी मीठी आवाज में मदद के लिए पुकारा। वे सब रोशनी को पहचानते थे और उसकी भाषा समझते थे। वे तुरंत मदद के लिए आ गए। सबने मिलकर उन भारी पत्थरों पर जोर लगाना शुरू किया। उधर राजकुमार आर्यन जब सेना लेकर उत्तरी सीमा पर पहुंचा, तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। वहाँ कोई डाकू नहीं था, सब कुछ शांत था। सेनापति वीर सिंह भी हैरान थे। राजकुमार, आप यहाँ? किसने खबर दी कि यहाँ डाकू हैं? यहाँ तो सब अमन चैन है। क्या कहा? कोई डाकू नहीं? तो मंत्री दुर्जन ने, उसने मुझसे झूठ बोला है। ओह, इसका मतलब वह नहीं चाहता था कि मैं और रोशनी सरोवर तक जाएं। रोशनी वह महल में अकेली थी। कहीं वह अकेले ही तो जंगल में नहीं चली गई। मुझे फौरन वापस चलना होगा। सेनापति, आप सेना के साथ यहीं रहें, मैं महल लौट रहा हूँ। आर्यन को सारी चाल समझ में आ गई। उसे रोशनी की चिंता हुई। वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की तेजी से महल की ओर वापस भागा। रमा से पता चला कि रोशनी जंगल की ओर गई है। वो और भी चिंतित हो गया। रोशनी अकेले उस घने जंगल में, मुझे उसे ढूंढना होगा। हे भगवान, वह सुरक्षित हो। आर्यन बिना रुके घोड़ा दौड़ाता रहा। चंदन वन में उसी दिशा में गया जिधर सरोवर होने का अनुमान था। जब वो सरोवर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि रोशनी कुछ जानवरों की मदद से उन भारी पत्थरों को हटाने की जी जान से कोशिश कर रही थी। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके हाथों में खरोंचे आ गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हार ना मानने का पक्का इरादा साफ दिख रहा था। रोशनी, तुम यहाँ अकेली? और यह सब कैसे? मैं यहाँ आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने। रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर पूरा भरोसा नहीं किया और उस दुष्ट दुर्जन की बातों में आ गया। मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था। प्यारे पति, आप आ गए। माफी मांगने का समय नहीं है, जल्दी कीजिए। हमें मिलकर इन पत्थरों को हटाना है। राज्य की प्यास बुझानी है। आर्यन तुरंत घोड़े से उतरा और रोशनी की मदद करने लगा। उसके साथ आए कुछ वफादार सैनिक भी मदद में जुट गए। इंसान, जानवर सब एक साथ मिलकर पूरी ताकत से जोर लगाने लगे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक एक करके सारे भारी पत्थर रास्ते से हट गए। धीरे धीरे जमीन के नीचे से पानी का सोता फिर से फूट पड़ा और अमृत सरोवर में साफ ठंडा पानी भरने लगा। ये एक चमत्कार जैसा था। जैसे ही सरोवर पानी से लबालब हुआ, सुंदर नगर के सूखे आसमान में अचानक काले बादल घिर आए और जोरों की बारिश होने लगी। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। नदी नाले फिर से बहने लगे। खेतों में जान आ गई। किसान और गांव वाले खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। आर्यन ने प्यार और सम्मान से रोशनी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रोशनी, मेरी बहादुर रोशनी, तुमने आज अकेली ही पूरे सुंदर नगर को बचा लिया। तुम सिर्फ मेरी पत्नी और इस महल की रानी नहीं हो, तुम इस राज्य की सच्ची रक्षक हो। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना वादा पूरी तरह नहीं निभाया।
प्यारे पति, बस आप हमेशा इतना याद रखिएगा कि प्रकृति का सम्मान करने में ही हम सबकी भलाई छुपी है। हम इसे माँ मानेंगे तो ये हमें कभी निराश नहीं करेगी। जब वे दोनों महल वापस लौटे तो बारिश से खुशहाल हुए राजा विक्रम, रानी माया और मंत्री ज्ञानचंद ने उनका स्वागत किया। आर्यन ने राजा को मंत्री दुर्जन की सारी सच्चाई बता दी, कैसे उसने झूठ बोलकर उसे सीमा पर भेजा और कैसे उसने सरोवर को बंद किया था। मंत्री दुर्जन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने न सिर्फ राजकुमार से झूठ बोला और रानी की जान खतरे में डाली, बल्कि पूरे राज्य को इतने बड़े संकट में डाल दिया, सिर्फ अपनी जलन और अपने फायदे के लिए। यह माफी के लायक नहीं है। सैनिकों, इस गद्दार को फौरन बंदी बना लो और काल कोठरी में डाल दो। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई है महाराज। चुप रहो दुर्जन, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मंत्री दुर्जन को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली और उसे मंत्री पद से हटाकर कैद कर लिया गया। मंत्री ज्ञानचंद को मुख्य सलाहकार बना दिया गया। उस दिन के बाद राजकुमार आर्यन सचमुच पूरी तरह से बदल गया। उसने रोशनी को और प्रकृति को हमेशा सबसे ऊपर रखने का प्रण लिया। वो अपना ज्यादातर समय रोशनी और अपनी प्यारी बेटी तारा के साथ बिताने लगा। उसने रोशनी से सीखा कि कैसे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए राज्य को और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। उसने नए जंगल लगवाए, पानी बचाने के तरीके लागू किए और शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। सुंदर नगर फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया, पहले से भी ज्यादा। रोशनी ने एक दिन उस जादुई नीले कमल के फूल को देखा जो परी रानी नीलिमा ने दिया था। उसने देखा कि फूल थोड़ा मुरझा गया था, उसकी कुछ पंखुड़ियां बंद हो गई थी। रोशनी समझ गई कि उसने अपनी काफी ज्यादा परी वाली शक्ति सुंदर नगर की समस्या सुलझाने में खर्च कर दी थी। शायद अब उसके लिए परी लोक वापस लौटना उतना आसान ना हो, लेकिन रोशनी को इसका ज्यादा दुख नहीं हुआ। उसने अपना सच्चा घर, अपना प्यारा परिवार यही सुंदर नगर में बना लिया था। वो एक परी जरूर थी, लेकिन उसने अपनी होशियारी, हिम्मत और नेकी से एक नायिका की तरह सुंदर नगर को बचाया था। मेरी प्यारी बेटी तारा, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। हम यही रहेंगे अपने पापा के साथ इस प्यारे सुंदर नगर में, और हम सब मिलकर इस जगह को हमेशा ऐसा ही सुंदर और खुशहाल रखेंगे। हाँ रोशनी, बिल्कुल। तुम, मैं और तारा, हम सब मिलकर इस राज्य को धरती का स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ इंसान और प्रकृति मिलकर खुशी से रहेंगे। तुमने हमें सही रास्ता दिखाया है। और इस तरह परी रोशनी, राजकुमार आर्यन और उनकी बेटी तारा सुंदर नगर में हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। रोशनी ने सबको ये सिखा दिया कि असली ताकत पंखों या जादू टोने में नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई, समझदारी और मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाने में होती है। उसने बिना किसी खास जादू का इस्तेमाल किए अपनी सूझबूझ और नेक इरादे से पूरे राज्य को एक बड़े संकट से बचाया था और हमेशा के लिए सबकी प्रिय रानी बन गई।